तो गाइस रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंडे नाइट रॉ का शो जिस तरह का हमें देखने को मिला था उस शो से हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है उस शो को एंजॉय किया था। अब आज की अगर मैं स्मैकडाउन की बात करूं तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मंडे नाइट रॉ का शो लगा था, जबकि मंडे नाइट रॉ का शो 3 घंटे होता है और स्मैकडाउन का शो 2 घंटे का होता है। लेकिन स्मैकडाउन में काफ़ी चीज़ें वही थी जो कि हम पिछले काफ़ी हफ्तों से देखते हुए आ रहे हैं और काफ़ी प्रिडिक्टेबल से मैचेस थे, तो उस हिसाब से उतना हमें मज़ा नहीं आया जितना मंडे नाइट रॉ में आया था। लेकिन हमें कवर तो करना है, तो अब हम अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। तो इस शो की जो हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है वो हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट से देखने को मिलती है। बैक स्टेज सेगमेंट तो नहीं था बल्कि सिर्फ वीडियो क्लिप ही थी, जिसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि दी ऊसो जो है वो अराइव करते हैं। तो जिमी एंड जे ऊसो जो है वो अपनी जो है वो गाड़ी से जो है हमें उतरते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दोनों जब आगे आते हैं तो एक और गाड़ी जो है वहाँ पर खड़ी हुई होती है और उस गाड़ी में से जो है वो निकलते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो रोमन रेंज जो है अपने कज़न्स को देख के एक स्माइल पास करते हैं और वो शायद कहते हैं कि लेट्स गो, इस तरह का वो इशारे में कहते हैं गो। तो इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि वो चले जाते हैं वहाँ से और मुझे लगा था कि शायद शो की स्टार्टिंग ही द ब्लड लाइन करेंगे, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है कि जब हैप्पी कॉर्बिन का और पैट मैकेफी का जो मैच था उसकी जो एंडिंग थी वो दिखाई जा रही होती है स्क्रीन पर। तो इधर सुपरस्टार्स काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए होते हैं और वो जो है हैप्पी कॉर्बिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि किस तरह से वो हार गए। और यहाँ पर जो है रिकोशे कहते हैं कि कर्मा इज़ अ स्वीट थिंग और यहाँ पर वो इनको एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हैप्पी कॉर्बिन और रिकोशे के दरमियान जो है मैच जो है स्टार्ट करते हुए देखने को मिलता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। वैसे तो मैच तो कोई बहुत बड़ा मैच नहीं था, लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ये शो पर एक अच्छा मैच था, क्योंकि हमें पता है कि रिकोशे जो है उनकी रेसलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो हाई फ्लाइंग मूव्स करते हैं। तो काफ़ी उन्होंने जो है इस मैच में अच्छा परफॉर्म किया और मुझे जो है लगा था कि शायद ये सिर्फ एक जो है वो हैप्पी कॉर्बिन को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए सिर्फ एक मैच है और वो जीत जाएंगे। लेकिन इस मैच के हमें एंडिंग में देखने को मिलता है कि पैट मैकेफी जो है बाहर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं कॉर्बिन को कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रिकोशे अपना स्प्लैश लगा देते हैं और रिकोशे यहाँ पर जीत जाते हैं। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है आज काफ़ी बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिले। तो सबसे पहला सेगमेंट हमें सैमी ज़ेन का देखने को मिलता है, जहाँ पर वो रोमन रेंज के जो है वो लॉकर रूम के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर जाने लगते हैं कि दी ऊसोस जो है वो बाहर आ जाते हैं और दी ऊसोस कहते हैं कि नहीं, अभी तुम जो है वो रोमन रेंज से नहीं मिल सकते और हम तुम्हें मैसेज कर देंगे। तो वो अंदर चले जाते हैं और सैमी ज़ेन बाहर खड़े रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है शिंसके नाकामुरा वर्सेस लुडविग केसर के दरमियान और इस मैच के अंदर ये था कि अगर शिंसके नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं तो उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब इस मैच की बात करें तो ये मैच एक नॉर्मल था, क्योंकि ये मैच हम पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो इधर शिंसके नाकामुरा हमें पता था कि उन्होंने आराम से इस मैच में विक्ट्री ले ही लेनी है, तो वो यहाँ पर जीत गए। उसके बाद हमें फिर से जो है बैक स्टेज से दी ऊसोस और सैमी ज़ेन का जो है सेगमेंट देखने को मिलता है और दी ऊसोस यहाँ पे सैमी ज़ेन को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम प्रोडक्शन ट्रक में जाओ और वहाँ पर मेक श्योर करो कि जो रोमन रेंज की एंट्री है वो सही तरह से हो, पायरो सही तरह से वर्क कर रही हो, हर चीज़ बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रही हो जब हमारा ट्राइबल चीफ जो है वो एंट्री करे समर स्लैम के बाद। तो सैमी ज़ेन यहाँ पे ज़रा हैरान होते हैं और कहते हैं ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं रोमन रेंज के लिए ये कर दूँगा। उसके बाद हमें दोस्तों जो है लिव मॉर्गन का इंटरव्यू देखने को मिलता है। अब लिव मॉर्गन रिंग में आती हैं और जो है ऑडियंस उनको कह रही थी कि यू टैप्ड आउट, और यहाँ पर मुझे काइंड ऑफ लगा कि शायद यहाँ पे लिव मॉर्गन का हील टर्न होने लगा है। तो यहाँ पर अभी क्लियर तो नहीं पता लगा, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है कि शायद इधर लिव मॉर्गन का हील जो है वो टर्न एक प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने यही कहा कि हाँ मैंने टैप आउट ज़रूर किया था, लेकिन मैंने जो है वो रोंडा राउजी के आर्म बार को 3 से 4 बार जो है सरवाइव भी किया था और यहाँ पर मैंने एक राइट मोमेंट का इंतज़ार किया और उस राइट मोमेंट पर मैंने जो है रोंडा राउजी को
पिन कर दिया। अब ज़्यादा वो कुछ बोलती इससे पहले ही यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए जो है वो सोनिया डेविल आ जाती हैं और वो यहाँ पर कहती है कि तुम हार गई, तुम्हें इस वक्त चैम्पियन नहीं होना चाहिए था, बल्कि रोंडा राउजी को चैम्पियन होना चाहिए था। और ये यहाँ ये भी कहती है कि शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एडम पियर्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से जो है वो शोज़ को नहीं चला पाता। और वो कहती हैं कि मैं आज के इस गॉन्टलेट मैच को जीत जाऊँगी और वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए तुम्हें फेस करूँगी एट क्लैश एट दी कासल। फिर उसके बाद हमें ये गॉन्टलेट मैच देखने को मिलता है जिसमें 7 जो है वो सुपरस्टार्स थी, जिसमें नटालिया, रकेल रॉड्रिगेज, शेना बेजलर, सोनिया डेविल, शॉर्टजी, ज़ाया ली और साथ में अलिया हमें इस मैच की सुपरस्टार्स थी। तो इस मैच को अब हम जो है वो पूरा तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी जो है वो आपको पता है गॉन्टलेट मैच काफ़ी लेंथी होते हैं। तो इसको सोनिया डेविल और अलिया ने स्टार्ट किया था और सोनिया डेविल सबसे पहले ही इस मैच से बाहर हो जाती हैं। और हमेशा जिस तरह से हमें सेम बुकिंग जो है हमें देखने को मिलती है हमेशा गॉन्टलेट मैचेस की, कि एक ऐसा सुपरस्टार होता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करता है और हमेशा वो एंड पे जीतता वो कभी भी नहीं है। तो इधर भी यही हुआ कि दूसरे नंबर पे रकेल रॉड्रिगेज जब आई तो मुझे था कि ये काफ़ी एक अच्छी सुपरस्टार है, तो क्योंकि अब ये दूसरे नंबर पर आ गई हैं इसका मतलब है ये जीतने नहीं वाली। तो यही इधर हुआ कि इन्होंने सबको एलिमिनेट किया और लास्ट में जो है वो शेना बेजलर इस मैच में एंट्री लेती हैं। तो शेना बेजलर आती हैं और शेना बेजलर के साथ जब इनका मैच होता है तो शेना बेजलर अपना सबमिशन होल्ड करती हैं और वहीं पर जो है रोल अप कर देती हैं और रोल अप के सहारे से उन्होंने रकेल रॉड्रिगेज को पिन करके वो बन चुकी हैं नंबर 1 कंटेंडर्स। इसके बाद हमें फिर से सैमी ज़ेन और दी ऊसोस का सेगमेंट देखने को मिलता है और सैमी ज़ेन इस दफ़ा कहते हैं कि यार मुझे मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस पर जे ऊसो जो है इस बार बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि देख भाई, समर स्लैम में हमने भी हमारे पास 4 चैम्पियनशिप्स हैं और हमारे ट्राइबल चीफ के पास 2 चैम्पियनशिप्स हैं। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर उनको ताना मार दिया कि शायद उनके पास कोई भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं है, इसलिए वो उस लेवल पर नहीं है कि वो ट्राइबल चीफ से जाकर कोई भी बात कर सके। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन उनको कोई भी जवाब नहीं देते और दी ऊसोस जो है यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वाइकिंग रेडर्स का मैच एक लोकल टैलेंट के साथ देखने को मिलता है और लोकल टैलेंट ने क्या ही टिकना था। तो वाइकिंग रेडर इसमें आराम से जो है वो इस मैच को जीत जाते हैं और इस मैच को जीतने के बाद कोफी किंगस्टन जो है वो अटैक कर देते हैं कैंडो स्टिक से वाइकिंग रेडर्स के ऊपर, क्योंकि जो एक्जेवियर वुड्स हैं अब शायद वो भी इंजर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब कोफी किंगस्टन अटैक करते हैं तो यहाँ पर कोफी किंगस्टन के अटैक से जो है एक और मैच शुरू हो जाता है जिसके अंदर कोफी किंगस्टन वर्सेस जो है वो आईवार का ये मैच था। तो इस मैच में जो है कोफी किंगस्टन रोल अप के सहारे से आईवार को हरा देते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी लाइन किस तरफ जा रही है, मुझे इसमें ज़रा भी कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं आ रहा क्योंकि ये चीज़ हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं और वाइकिंग रेडर्स की मुझे लगता है कि यहाँ से दोबारा से जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक मैच वो हार गए हैं और अब उन्होंने हारते ही जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिलती है। माइकल कोल इसको अनाउंस करते हैं कि हमें पता है कि इस टाइम जो वुमेंस टैग टीम चैंपियन है वो वैकेंट हो चुकी है जब से साशा बैंक्स और नाओमी ने छोड़ दिया था इन टाइटल्स को। तो माइकल कोल ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से एक टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जो कि इस चैम्पियंस को अब बताएगा कि कौन चैम्पियन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के नाइट की मेन इवेंट की, जो कि एक वाहिद ऐसी चीज़ थी शो पे जो कि मुझे जो है अच्छी लगी, जिसको देखने में मज़ा आया। बाकी सारा शो सिर्फ जो है वो बस गुज़र ही रहा था शो, बस ये मुझे चीज़ जो है अच्छी देखने को मिली है हमें इस शो में। तो रोमन रेंस की एंट्री होती है, रोमन रेंस और दी ऊसो साथ होते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन आज हमें शो में कहीं भी देखने को नहीं मिले क्योंकि ऊसोज ने जो है सैमी ज़ेन के सेगमेंट में बताया था कि उन्हें F5 पड़ा है और वो अभी घर पे जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो रोमन रेंस सबसे पहले अपना वही एक्नॉलेज मी वाला कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आज हमारा जो वाइज मैन है वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसको जो है ब्रॉक लेसनर ने जो है वो F5 दिया था और वो कहते हैं कि हम जो है वो प्रे करते हैं कि वो जल्दी से जो है वो रिकवर हो जाए और हमारे साथ हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो है ब्रॉक लेसनर से काफ़ी नफ़रत करता हूँ। उसके बाद काफ़ी जो है वो क्राउड की तरफ से बू मिला, लेकिन वो कहते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाय की। तो उसके बाद क्राउड ऐसा लगता है कि शायद चेयर करेंगे इस बात पर। तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस यहाँ पर फिर से कहते हैं कि मैं फिर भी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी एक अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा रोमन रेंस ने नहीं बोला था कि हमें इंटरप्शन देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से।
और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर रिंग में नहीं आते बल्कि अभी रैम्प पर ही होते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्लैश एट द कैसल तक का वेट नहीं कर सकता, और वह यहाँ ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या मैं अभी जाके रिंग में इन सबको फोड़ूं। ऑडियंस यहाँ पर पॉप देती है और जो है ड्रू मैकिंटायर वो रिंग की तरफ आने लग जाते हैं। अब इससे पहले कि ड्रू मैकिंटायर रिंग में पहुंचते और हमें कोई ब्रॉल देखने को मिलती इनकी ब्लड लाइन के साथ, यहाँ पर वो चीज़ हुई शो की जो कि मुझे शो की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक सुपरस्टार का रिटर्न, और वो रिटर्निंग सुपरस्टार यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि थे हमारे कैरियन क्रॉस। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर स्कारलेट का जो है वो सिर्फ देखने को मिलता है टाइटल ट्रॉन स्क्रीन पर, वहाँ पर हमें कैरियन क्रॉस नहीं देखने को मिलते। कैरियन क्रॉस यहाँ पे जो है ड्रू मैकिंटायर को बिहाइंड से जो है वो अटैक कर देते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा जो है मूव लगा, क्योंकि जब कैरियन क्रॉस की रिलीज़ हुई थी तो मैं काफ़ी हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने उनको NXT में देखा है और मुझे वो बहुत अच्छे सुपरस्टार लगते थे, काफ़ी उनकी अच्छी बुकिंग थी और वो काफ़ी अच्छे सुपरस्टार हैं। तो उन्होंने यहाँ मैकिंटायर को जो है वो रिंग साइड के ऊपर स्टील स्टेप से भी मारा, और उसके बाद अपना सबमिशन मूव भी थोड़ा बहुत लगाया, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी जब वो खड़े हो गए, और उन्होंने रोमन रेंज की तरफ देखकर इशारा किया कि टिकटॉक क्लॉक इज़ टिकिंग, जो कि उनका जो है वो एक सिग्नेचर है जो कि वो हर स्टोरी लाइन में बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें टीज़ देखने को मिला है कि क्या कैरियन क्रॉस भी नेक्स्ट इन लाइन है फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। अब हो सकता है कि क्लैश एट द कासल में हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल जाए, और अगर जो है हमें एक न्यू चैम्पियन मिलना है तो क्या पता रोमन रेंज को पिन किए बगैर हमें इन दोनों में से ही कोई नया चैम्पियन मिल जाए, या रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के बाद जो है कैरियन क्रॉस इस फ्यूड में आएंगे। तो ये देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।